हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस। आज मेरा 13वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 12 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट कीजिएगा। आज मैं 13 लेक्चर जो कि रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस यानी सॉल्व पेपर, जो कि सेट प्रैक्टिस 100 सवाल लेके आए हूँ। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आज हम लोग ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस जो दिया गया है प्लेटफॉर्म बुक की, उसी का 13वां लेक्चर लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग 40 सवाल जीके जीएस से देखेंगे, उसके बाद 30 सवाल मैथ और 30 सवाल रीजनिंग का सवाल देखेंगे। तो टोटल 100 सवाल रहेगी। समय थोड़ी लगेगी लेकिन बहुत सारे कंटेंट मिलेगी, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। ठीक है, प्लीज़, और अंत तक स्थिर बना रखिएगा, क्योंकि स्थिर पानी ही पत्थर काटती है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए पहला सवाल आते हैं। देखिए यहाँ जो भी सवाल लाए हैं वो सारे सवाल कहीं ना कहीं एक शिफ्ट में पूछा गया। कौन सा शिफ्ट? 24 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी में रेलवे के द्वारा पूछा गया। उसी शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो 30 सवाल मैथ रहेगी, 30 सवाल रीजनिंग रहेगी। सोचिए 30 सवाल मैथ यानी 30 चैप्टर आपका रिवीजन होने वाला है, 30 सवाल रीजनिंग यानी 30 चैप्टर आपका रिवीजन होने वाले। तो 30 यानी 60 चैप्टर यहाँ से रीजनिंग और मैथ का रिवीजन होने वाली है। तो सोचिए कितना बहुमूल्य साबित होने वाली है यह वीडियो, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। पहला सवाल हम लोग आते हैं। पहला सवाल ज़बरदस्त और रीजनिंग का सवाल दे दिया गया है। सवाल है कि 5 लड़कियां अमित, फौजिया, गार्गी, रंजीता और सुचेता एक सीधी पंक्ति पर बैठी हुई है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक सीधी पंक्ति लिख देना, ऐसे छाप देना है और 5 को डॉट 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 दे देना। ठीक है, सब उत्तर मुख की ओर खड़े हुए। ठीक है, सुचेता गार्गी के बाईं पंक्ति पर बैठी हुई है। तो अगर मान के चलो सुचेता को कहीं बैठा दिया तो गार्गी के बाएं साइड बैठा हुआ, मतलब जस्ट बगल बैठी हुई, इसका जिक्र दूसरे स्थान पर। अच्छा, दूसरे स्थान पर, तो या मान के चलिए अगर सुचेता को कहाँ, गार्गी को यहाँ लिखते हैं। अगर गार्गी यहाँ है तो इसके जस्ट दूसरे बाएं में कौन है? सुचेता है, तो सुचेता यहाँ होगी। ठीक है, फौजिया सुचेता के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर है। फौजिया जो सुचेता के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर, तो फिक्स है फौजिया यहाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुचेता से दाईं ओर से तीसरे स्थान पर रहेगी। बिल्कुल सही। अमिता और रंजीता के बीच में केवल एक लड़की बैठी हुई है, मतलब अमिता या तो यहाँ है, अमिता या तो यहाँ, या रंजीता यहाँ, दोनों में से कहीं एक जगह है। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है। अमिता किसी भी सिरे पर नहीं बैठे, मतलब फिक्स हो गया कि अमिता यहाँ पर है, क्योंकि सिरा नहीं है, यह बीच हो गया। और रंजीता हो गया आपका अंतिम में। ठीक है, चलिए अब सवाल क्या कर रहा है, कौन सी 2 लड़कियां पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठी हुई? तो एक रंजीता हो गया और एक फौजिया हो गया। ठीक है ना, यही तो है, रंजीता और फौजिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। 7 बच्चे PQRSTUV एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज पर बैठा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग एक मेज बनाएंगे, वर्गाकार मेज। ठीक है, वर्गाकार मेज बनाते हैं। चलिए हल्का सा आयत टाइप बन गया, रेक्टेंगल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 3 जो है ना मेज के कोने में बैठा हुआ, 3 को कोना बनाएंगे, और 4 जो है मध्य में बैठा हुआ है, मतलब यहाँ 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 और यहाँ बैठा हुआ। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है एक कोना खाली है, एक कोना खाली था। यू जो कि मेज के किसी एक भुजा के मध्य बैठा हुआ है, मतलब यू जो है ना कहीं भी एक जगह बैठा हुआ, मतलब यहाँ बैठा देते हैं यू को। ठीक है, कहीं भी बैठा सकते हैं। टी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, यानी यू जो है टी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी टी यहाँ बैठेगा तब ना इसका दाएं ओर से दूसरे स्थान पर इधर हो जाएगा यू। पी और यू के बीच में एक खाली कुर्सी पड़ा हुआ, एक खाली कुर्सी। अगर इसको मानेंगे तो पी यहाँ नहीं बैठेगा, अगर इसको मानेंगे तो पी यहाँ बैठ जाएगा डेफिनेटली। अगला सवाल। ठीक है, पी और यू के बीच में, हाँ हो गया। आर और क्यू के मध्य एक दूसरे के विकर्णता सामने बैठा हुआ, यानी आर जो अगर कहीं बैठा हुआ है विकर्णता, तो फिर से या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ। ठीक है, क्या कि दूसरा विकर्ण तो बन रहा है ना, तो अगर आर को यहाँ बैठाते हैं तो क्यू कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ, क्योंकि एक दूसरे के विकर्णता बैठा हुआ, मतलब विकर्ण के आधार पर। टी क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, मतलब टी जो है ना क्यू के ठीक बगल में, तो फिर से यहीं पर हो जाएगा। सही है। एस भी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ, एस जो है भी के बाईं ओर, तो भी यहाँ बैठेगा तब ना इसका बाईं ओर इधर हो जाएगा। तो चलिए सब बैठ गया। अब यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा मेज के एक कोने पर बैठा हुआ है। सवाल कर रहा है कौन बच्चा
मेज के एक कोने में बैठा हुआ है। यू एक कोने में नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। बी बता रहा है एस, ये भी गलत हो जाएगा। टी नहीं, भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी देखिए कोने में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति जो अभी हाल ही में पास हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध, यह किस माह में मनाया जाता है? तो यार ना ये जनवरी में मनाया जाता है। भारत में कब मनाया जाता है मकर संक्रांति? याद रखना जनवरी माह में मनाई जाती है। और यह जो है ना प्रत्येक जनवरी 14 जनवरी को मनाया जाता है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, कुछ कुछ मकर संक्रांति के कुछ कुछ त्योहारों के अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। जैसे मान के चलिए पंजाब में इसे क्या कहा जाता है? तो पंजाब में इसे लोहड़ी कहा जाता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, जितना भी बता रहे हैं एकदम जहन में याद रखना। पंजाब में लोहड़ी कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे क्या कहा जाता है? तो यार ना तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बता रहे हैं, एकदम जहन में याद रखना। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है। अच्छा, आसाम में क्या कहा जाता है? तो यार ना आसाम में इसे बिहू कहा जाता है, ठीक है। आसाम में इसे बिहू कहा जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में इसे भोगी कहा जाता है, ठीक है। जहन में एकदम याद रखना, जितना भी बता रहे खाली ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में भोगी कहा जाता है। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम में इसे क्या कहा जाता है? तो यार ना सिक्किम में इसे लोसांग कहा जाता है, ठीक है। लोसांग कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोग देख लिए मकर संक्रांति जनवरी के 14 तारीख को मनाई जाती है। पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, आसाम में बिहू, असम आंध्र प्रदेश में भोगी, सिक्किम में लोसांग इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पूरे भारत में ज़्यादातर मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बी सुबह जो है सैर कर रही थी। बी जो है सुबह सैर करने के लिए निकली है, ठीक है। वहाँ से बोले कि वह एक बिंदु से चलना शुरू किया और पूर्व की ओर 50 मीटर चलती है। पूर्व की ओर 50 मीटर, यानी अगर यहाँ से शुरुआत की तो पूर्व की ओर 50 मीटर यहाँ से यहाँ चल दिया, ठीक है। अब वह बोल रही है कि वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर जाती है। दाएं मतलब इधर जा रही है और 30 मीटर जा रही है, तो हल्का सा उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पुनः दाएं मुड़े, फिर 50 मीटर गया, मतलब फिर से पहले के बराबर चल जाएगा इधर 50 मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसका दाएं हो रहा है। अब अंततः वह बाएं गया और 10 मीटर चल जाती है। बाएं मतलब इधर जा रही है और 10 मीटर चल जाती है, ठीक है। अब मूल आरंभ से कितनी दूरी पर है? तो मूल आरंभ से यहाँ कितना है? 30 और इधर 10, 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 40 मीटर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपया है, ठीक है। तो सबसे पहले धनराशि निकालेंगे, तो पी आर कितना है 8, टी कितना है 2 साल बटे 100 इजिकल टू कितना है 1000, ठीक है। अब इसको अगर काट छाट करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा P इजिकल टू कितना हो जाएगा 1000, ये 100 उधर चल जाएगा तो गुना में 100, और ये दोनों 8 और 2 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से इसको काटेंगे तो 50 बार में, ये 8 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 को इसको काटेंगे तो 8 8 एकम 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 4 40, 8 5 40, यानी 125। 125 पाँचे क्या होती है? तो 125 पाँचे 625 होती है। तो 625 और एगो जीरो, ये मेरा क्या निकला? मूलधन, ये मेरा पी निकला, ठीक है, साधारण ब्याज के आधार पर। अब यही बोल रहा है कि उसी को समान दर और समान राशि के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यानी फिर हम लोग लिखेंगे कितना है पी मेरा 6250, पी इंटू 1+r यानी आर कितना 8%, यानी 1+r 108। तो 108 का कितना लिखते हैं? तो 108 बटे 100 लिख लेते हैं। किस साल के लिए? 2 साल के लिए। 108 बटे 100 2 साल के लिए, ठीक है। चलिए, तो 2 बार से हम लोग गुना कर देंगे, तो ये काटेंगे तो ये मेरा कितना निकल जाएगा? इसको हम लोग गुना करने के बाद मेरा निकल जाएगा आपका लगभग निकल जाएगा। अच्छा, फिर P से हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि यह हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। फिर P मतलब 6250 से हमको घटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको काट छाड़ने के बाद मेरा निकलेगा लगभग 1040 निकलेगा, ठीक है। आप लोग गुना कर लीजिएगा, इसे काट छाट कट के और 650 6250 से घटा देंगे तो ये मेरा 1040 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग बेसिक समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1040, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 को 96 कहा, 22 को 116 और 23 को क्या बोला जाएगा? देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। क्यों? क्योंकि 18 का पावर, अगर 18 को किसी से गुना करेंगे तो 96 नहीं आ रहा है, यानी लगभग जा रहा है 90 तक।
तो 18 पाँचे 90 और 6 जोड़ देंगे, बिल्कुल 96 हो जा रहा है। फिर 22 पाँचे 110 और 6 जोड़ देंगे तो 116 हो जाएगा। तो 23 पाँचे 115 और 6 जोड़ देंगे तो याद रखना है 121 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। सबसे पहले यहाँ दे दिया गया है CI दे दिया गया और F यानी बारंबारता दे दिया। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं निकालने बोल रहा है माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले या 2 है तो 2 ही लिखेंगे, ये और जे को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 7 और 6 को जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। उसके बाद इधर 22 और 10 32 और 12 44 और 6 50, यानी टोटल मेरा कितना है 50, यानी n मेरा कितना है 50 है। ठीक है, n मेरा कितना है 50 है। फॉर्मूला होती है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। तो L मेरा किसको बोलते हैं, L मेरा होता है जो शुरुआत होती है, सबसे पहले हम लोग n/2 करते हैं। ठीक है, n/2 यानी कितना निकलेगा 50 का आधा 25 किस बारंबारता के आसपास है, तो 25 जो है ना 22 के आसपास है, यानी ये मेरा 30 और 40 मेरा जो है आपका क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाएगा माध्यिका वर्ग। ठीक है, वर्ग हो जाएगा आपका 30 और 40। चलिए इसी से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच, ये होती है L मेरा क्या होती है, तो याद रखना L जो होती है वह संचयी बारंबारता का निम्न वर्ग होती है। निम्न जो वर्ग है ना वो मेरा होती है, तो याद रखना सबसे पहले निम्न वर्ग कितना है 30 प्लस n/2 यानी 50/2 यानी 25 माइनस CF यानी माइनस अगर CF करेंगे तो इसका CF का जो इस बारंबारता वर्ग जो है ना इसका पहले वाला कितना है 13, तो 13 से घटा देंगे, माइनस F यानी ये 9 हो जाएगा जो बारंबारता है, इंटू H यानी ये 30 और 40 के बीच में कितना अंतर है 10। ठीक है, बस यही इसी को हल करना है। तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 25 में 13 गया तो 12/9 इंटू 10। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे देखते हैं। अब यहाँ बोल रहा है 30 प्लस 12 120/9 हो गया, तो 9 एकम 9 9 एकम 9 9 27 30 3 30 9 27। ठीक है, 13.3 और इधर हो गया 30, ये प्लस हो गया, तो ये इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा आपका 43.3 यानी 43 लगभग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए 43 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। रिवीजन भी हो रहा होगा उम्मीद कर रहा हूँ। 8 नंबर सवाल, शोभा A से चलना शुरू करता है। ठीक है, और पूर्व की ओर 10 मीटर चलती है। ठीक है, तो पूर्व की ओर अगर वह 10 मीटर चलती है तो A से शुरुआत करती है, 10 मीटर चलती है। ठीक है, अब वह जो है बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, यानी फिर यहाँ बाएं मुड़ी और फिर वह 10 मीटर चल दिया। ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़ी और 10 मीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चल जाती है। ठीक है, अब पुनः वह दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चल जाती है, तो 15 मीटर ये हो जाएगा दाएं मुड़कर, फिर वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चल जाती है, यानी 40 मीटर कितना हो गया, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 30 था और ये 10 था, तो इसके बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, अंत में बाएं मुड़ती है और 5 मीटर चल जाती है, यानी इधर मुड़ती है 5 मीटर चल जाती है, शॉपिंग मॉल पहुंच जाती है। बिंदु ए से वह कितना दूरी पर स्थित है, तो यार ना ये जो कितना दूरी पर स्थित है, सबसे पहले यहाँ देखना है कि ये कितना दूरी है, ये तो ये टोटल था आपका 15, इसके बराबर 15, ये था 10, तो यहाँ 5 निकला, ये 5 और ये 5, टोटल 10 हो गया। ठीक है, 10 मीटर हो गया, और यह जो मॉल से किस क्षेत्र में उसका घर है, तो उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। वही कर रहा है कि वह शॉपिंग मॉल से कितनी दूरी और किस दिशा में थी, तो याद रखना ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 10 मीटर उत्तर की ओर उसका घर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं।
भारतीय पुरुष टीम क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ठीक है, तो ये जो है ना वह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अच्छा, जो भारतीय पुरुष टीम जो है वह आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो होते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल इसी के आधार पर होती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यार ना 1909। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो यार ना ये जो सबसे अभी सुप्रीमो है वह जय शाह है जी, जय शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए 24 अगस्त 2022 का पहला शिफ्ट में ये पूछा गया है ग्रुप डी का 10 नंबर सवाल। सवाल कर रहा है कि यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया गया, सभी प्रतीक को हटा दिया जाएगा, सिर्फ नंबर रहेगा, तो निम्नलिखित में से कौन सी दशा दाएं से 7वें स्थान पर होगी? कौन सी संख्या दाएं से 7वें स्थान पर होगी? सिर्फ संख्या गिनेंगे, तो सिर्फ संख्या गिनेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 6 हो जाएगा दाएं ओर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 28 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित राष्ट्रीय सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो यार में यह केरल में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। रेड सैंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित रही है? तो यार ना पूर्वी घाट में ही यहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के मध्य परस्पर बदल देने पर संतुलित जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 11 और 14, 7 दूनी 14, ये 7 और 14 कट जा रहा है। सबसे पहले भागा को देखना है इसे में। अगर 7 और 14 कट जा रहा है माना 14 और 7 को हम लोग को छूना ही नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला सी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, यानी 11 और 13 को हम लोग बदल देंगे। तो 11 को 13 लिखेंगे प्लस 13 को 11 लिखेंगे इंटू 3 माइनस 14 भागा 7, 7 दूनी 14, 11 तिया 33 और 3 कितना हो गया? 33 और 3 46 माइनस 2 44, 44 यहाँ आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसानी से बन गया। चलिए अगला सवाल। सबसे पहले भागा ही देखना है, ये हमेशा याद रखना। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से बंगाली भाषा कितने नंबर पे आता है? दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली भाषा जो है 6ठे नंबर पर आता है। किसके आधार पर? फोर्ब्स के आधार पर। ठीक है, 6ठे नंबर पर आता है, ये याद रखना। बंगाली भाषा भारत के पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत, त्रिपुरा, असम में यह बोली जाती है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखना अंग्रेजी। अंग्रेजी जो होती है वह टॉप मोस्ट है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी होती है। और याद रखना यह तथा तीसरे स्थान, हिंदी कितना है? हिंदी याद रखना है तीसरे स्थान पर है। हिंदी जो है ना 3rd स्थान पर है, ये हमेशा याद रखना, तीसरे स्थान पर हिंदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। किसी फर्म का उत्पादन फलन किसके बीच संबंध रखता है? देखिए इकोनॉमिक्स का जबरदस्त सवाल है। तो यार ना फलन जो होते हैं ना वह किसी भी प्रयुक्त का इनपुट और आउटपुट उत्पादित, ये दोनों होती है फलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 5 व्यक्ति PQRSTUV टी 5 अलग अलग वर्षों अर्थात 91, 92, 93, 94, 95 में नौकरी मिली। क्यू को टी के ठीक पहले नौकरी मिली थी, मतलब क्यू अगर जिस वर्ष मिला है टी के ठीक पहले मिली थी। ठीक है, आर को पी के ठीक बाद नौकरी मिली थी, यानी आर को पी के ठीक बाद नौकरी मिला था, यहाँ तक सही है। टी को 1992 में मिला है, तो ये 92 हो गया, तो डेफिनेटली ये 91 हो जाएगा, ये 93 हो, ये कंफर्म नहीं है 93 भी। एस को आर के ठीक बाद मिला, अच्छा एस को आर के, हाँ अब कंफर्म हो गया, ये 93 हो गया, ये 94, ये 95, इतना साल में ये QTPRS को नौकरी मिला है। ठीक है, सैलरी यही है। इनमें से 1995 में किसको मिला था? तो 1995 में किसको मिला? एस को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संभव होगी, कौन सी अभिक्रिया हो सकती है? सबसे पहले कॉपर सल्फेट को कैल्शियम के साथ मिलाएंगे तो कैल्शियम सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा, ये पहला ही सही है। ठीक है, ये समीकरण सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। माइटोकॉन्ड्रिया के विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है?
विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? ये सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। विलक्षण क्यों मानते हैं? क्योंकि यह जो है ना राइबोसोम और डीएनए इसमें होती है, इसीलिए इसमें राइबोसोम और डीएनए होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण वियर्ड कोशिकांग माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर द पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। चलिए अगला सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस राज शुरुआत हुई थी? लाइसेंस राज किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरुआत हुई थी? तो याद रखना ये जो है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरुआत हुई थी लाइसेंस राज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्यिक हिस्सा नहीं है? कौन सी ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? आरण्यक बिल्कुल है, ब्राह्मण उपनिषद बिल्कुल है, पिटक नहीं है, सुत पिटक, विनय पिटक, विदम पिटक, ये सारे तो एक त्रिपिटक यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ना कि वैदिक साहित्य से। ठीक है, तो याद रखना है ये जो बताया गया वह पिटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो यार ना क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो मेरा क्या बनेगा? कैल्शियम ओ क्लोराइड प्लस जल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन के साथ मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ये कौन सा मूलानुपाती सूत्र बताता है? देखिए एक सूत्र होती है कौन सा? तो यार ना थ्री माध्यिका माइनस बहुलज इक्वल टू थ्री माध्यिका माइनस टू माध्य। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए बहुत ही जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, और बेसिक में अगर याद करिएगा तो ये वाला याद करिए, बहुलक लिख लीजिएगा कहीं, इज इक्वल टू थ्री माध्यिका माइनस टू माध्य। ठीक है, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट अच्छा शानदार सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अलैंगिक प्रजनन के संबंधित स्तंभ ए और स्तंभ 2 में सुमेलित रूप से बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है लिस्मेनिया। यह लिस्मेनिया जो है ना किस आधार पर यह अलग होते हैं? तो याद रखना लिस्मेनिया जो है आपका द्विखंडन के द्वारा अलग होते हैं। तो एक का बी हो जाएगा। यीस्ट मुकुलन के द्वारा, तो बी का डी हो जाएगा। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन है, यानी 3 का सी हो जाएगा। और हाइड्रा बच गया आपका, तो ये हो गया पुनर्जनन के द्वारा। ठीक है, तो कितना हो गया? लिस्मेनिया बहुखंडन, यीस्ट हो गया, अच्छा लिस्मेनिया द्विविखंडन, ये हो गया आपका एक। ठीक है, लिस्मेनिया द्विविखंडन, यीस्ट हो गया मुकुलन। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मोडियम बहुविखंडन और हाइड्रा पुनर्जनन। ठीक है, तो ए बी डी सी ए ऑप्शन नंबर बी देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो यार ना बॉक्साइड जो होते हैं वह एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का एल से लिखा जाता है, ये हमेशा याद रखना। यह एक धातु है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखना इसकी परमाणु संख्या 13 होती है। याद रखना है परमाणु संख्या 13 होती है। अच्छा, बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? बॉक्साइड का सूत्र भी कभी कभी पूछा जाता है। तो याद रखना Al2O3 प्लस (2H2O), ये होती है बॉक्साइड का सूत्र। ठीक है, Al2O3 2H2O जो है बॉक्साइड का सूत्र है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितनी होती थी? 13। यह कौन से वर्ग में आता है? यार ना ये 13वें वर्ग में आता है। ठीक है, और तृतीय आवर्त में आता है, तीसरे आवर्त में आता है, थर्ड आवर्त में। याद रखना है थर्ड आवर्त में आता है कौन? यार ना है एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा समझ गए, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, Al से लिखते हैं। 13 परमाणु संख्या 13वें समूह में आता है, तीसरे वर्ग आवर्त में आता है, और बॉक्साइड का सूत्र होती है Al2O3 × 2H2O। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए प्रश्न चिन्ह के आधार पे हमें सब कुछ बदल देना है। कौन सा आधार? जैसे प्लस को माइनस कर दिया है, जैसे मान के चलो यहाँ पर 15 दिया है शुरुआत में, तो 15 लिखेंगे।
उसके बाद माइनस है तो माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद 8 है तो 8 है, उसके बाद भागा है तो भागा को गुना कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर है आपका प्लस है तो प्लस को माइनस कर दिया, फिर 30 है और गुना है भागा 5, ठीक है। इसको काट देंगे तो 5 चौक 30, ये माइनस 8 चौक 32, ये प्लस 15, तो 15 और 32 कितना हो गया 47 माइनस 6 41। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त। किसी वर्ष की दौरान जो है किस प्रकार की घरेलू उत्पाद में अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है? तो सबसे पहले आर 2018 में देखते हैं, आर 2018 ऑप्शन के आधार पर देखते हैं, ठीक है। आर 2018 में 80 से 20 गया, यहाँ तो वृद्धि हुई ज़्यादा। क्यू 2018 में जाते हैं, क्यू 2018 में 95 से 80, ये तो घट रहा है, ठीक है, तो बी तो नहीं होगा। एस 2017 में जाते हैं, एस 2017 में यहाँ भी घट रहा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद पी 2017 में जाते हैं, पी 2017 में यहाँ 72 से 90 गया, यहाँ 18 वृद्धि हुआ ना, यहाँ तो 20 वृद्धि हुआ, तो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये 80 से 20, 80 से 100 हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बेंजीन के अणु की सही संरचना कौन सी है? तो याद रखना बेंजीन की सबसे शानदार संरचना ये होती है, ठीक है, ये वाला। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे शानदार जो है बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता है, ठीक है। ये याद रखना वह कार्बनिक यौगिक जिसके अणुओं में बेंजीन पाया जाता है उसे एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। बेंजीन का बहुत ही ज़्यादा शानदार सूत्र है C6H6, ये हमेशा याद रखना, बेंजीन का सूत्र ये पूछा जाता है, ठीक है। बेंजीन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना है 1825 में फेराडे के द्वारा किया गया था बेंजीन का, ठीक है, फेराडे। इसकी स्थापना मतलब खोज 1825 में फेराडे के द्वारा किया गया था। बेंजीन जो है याद रखना यह एक, हाँ, बेंजीन एक रंगहीन और गंधहीन गंधहीन नहीं, ये गंधयुक्त हो जाएगा, गंध तो ज़्यादा मरता है, गंधयुक्त यौगिक है। यह जो है आपका C6H6 हो गया, 1825 में फेराडे के द्वारा खोज किया गया। ये इसका जो संरचना है रंगीन होती है और गंधयुक्त होती है ना, गंध बहुत खतरनाक मारती है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए बहुत ही शानदार और 10 क्लास का बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, ये 10 में हम लोग एकदम याद कर लिए थे। देखिए शानदार सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बना लेते हैं, ठीक है। ये सवाल जो 10 एकदम सीरियसली पढ़ा है वो इसका आंसर जो है ना याद हो गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को हरों का परिमेयकरण करेंगे, तो √1 + sin a बटे 1 - sin a इंटू हर का परिमेयकरण, यानी हर जो है उसका परिमेयकरण उसको 2 बार लिखेंगे, दोनों के साथ गुना करना है। तो यानी ये जो आपका अगर ऊपर में ये हो जाएगा आपका 1 + sin a, 1 + sin a, ठीक है। चलिए तो √ ऊपर में कितना हो गया 1 + sin a का होल स्क्वायर और 1 a + b a - b मतलब a² - b² हो जाएगा नीचे। तो ये हो गया 1 + sin a का होल स्क्वायर बटे नीचे हो गया a + b a - b, इसको मानेंगे अगर a + b a - b तो मतलब a² - b² यानी a1 - sin स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर। इधर अब बनाते हैं 1 + sin a² ये हो जाएगा और 1 - sin स्क्वायर a, 1 + sin a का होल स्क्वायर, तो 1 + sin a का होल स्क्वायर बटे 1 - sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर दोनों में स्क्वायर स्क्वायर है यानी इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर, तो ये रूट कट जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ कितना बचेगा 1 + sin a बटे cos a, इसको अलग कर देंगे, ये 1 बटे cos a क्या होती है sec a प्लस
साइन बटे कॉस ए क्या होती है, टेन ए। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए शानदार सवाल था, रिवीजन भी हो गया। निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्तियों पर प्रंकुचित रक्तदाब आरोपित किया जाता है? तो किसके आधार पर, तो याद रखना नीले के संकुचन के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है? तो याद रखना ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी सही दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मतलब एक बड़ा हो जाएगा। किसी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति उसके गुणों के आधार पर असंगत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है, लेकिन यह द्विपरमाणुक अणुओं के रूप में मौजूद है। बी वह तत्व जिसके आवर्त में सोडियम को ठीक बाद आता है और आधुनिक आवर्त सारणी के समूह सी के अंतर्गत आता है। तो ये सी के अंतर्गत कौन आता है, तो याद रखना ये जो है ना हाइड्रोजन, बी बराबर मैग्नीशियम, सी बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण कितना बनेगा? तो याद रखना ये प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण जो है वह कितना बनेगा? तो याद रखना यह जो है 0 डिग्री बनेगा। क्यों? याद रखना किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण के मुख्य अक्ष के समान यानी 0 डिग्री बनेगा, वह उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह की उभरे होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ पर बोल रहा है ये ड्राइवर है, ये भक्त है, ये पिता है। अब सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है कि ऐसे कितने पिता हैं जो भक्त भी है, ऐसे कितने पिता है जो भक्त भी है। तो जो भक्त भी है और ड्राइवर का जिक्र नहीं किया है, ठीक है, मतलब वो जो कितना पिता है जो भक्त भी है। तो पिता में जो आएगा सबसे पहले एक 25 भी आएगा, ठीक है, 25 भी एक पिता भक्त है, पिता भी है, लेकिन ये नहीं कहा है कि ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवर वाला भी ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 16 भी आएगा, ये भक्त भी है, पिता भी है, ड्राइवर भला की नहीं है लेकिन दोनों तो है, 25 भी तो दोनों है, लेकिन ये थोड़ी बोला था कि ड्राइवर को नहीं होगा, नहीं बोलता तब हम 25 को नहीं लेते, सिर्फ 16 को लेते, तो ये दोनों हो जाएगा। तो 26 और 16 41, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की स्थिति कौन सी होगी? तो वस्तु की स्थिति हमेशा 2 से परे अगर रहेगी तो हमेशा वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के चार्टर एक्ट के रूप में किस चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता था? यार चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, 1813 में चार्टर अधिनियम लाया गया था ना, यहाँ बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। क्या क्या? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यह कंपनी का एकाधिकार पत्र जो है वह 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। याद रखना है, एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, 20 प्लस कर दिया गया था। और क्या काम हुआ था? तो याद रखना, चार्टर एक्ट के जो इस एक्ट में केवल कंपनी का चीन देश के व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रख के सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी चीन के साथ और चाय की खेती, इसी के साथ जो व्यापार होती थी उसको छोड़कर सारे जितने भी व्यापार होते थे, सारे व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेच सकता है, वो सारे समाप्त हो गया था। इसमें जो ब्रिटिश कंपनी और भी सारे हैं वो सारे यहाँ पे आके भारत में आके अपना व्यापार कर सकता था। ठीक है, किस आधार पर? 1813 के आधार पर। ठीक है, इस आधार पर ना धर्म प्रचार के लिए जो है ना, धर्म प्रचार के लिए भी बहुत सारे ईसाई मिशनरीज यहाँ औपचारिक रूप से शरण दिए थे। उसके बाद देखा जाए तो 1813 एक्ट के तहत कंपनी के द्वारा जो है ना शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपये प्रति माह, याद रखना 1 लाख रुपये प्रति माह जो है यहाँ देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 1 लाख रुपये प्रति माह। तो सवाल ऐसे पूछा जाता है कि कौन से चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपये प्रति माह देने की घोषणा की गई थी? यानी 1813 एक्ट के तहत। यह चाय और चीन के साथ व्यापार करने के अलावा इसको छोड़कर सारे व्यापारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गई थी। याद रखना 1813 एक्ट के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका नाम क्या है? चार्टर अधिनियम।
नेक्स्ट हम लगाते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो है 18, 15, 21 से विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे पहले 18, 25 और 21 का एलसीएम लेंगे, तो ये सारे एलसीएम कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 630। अब 630 को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 630 को सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9 9 9 9 9 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले 630 एकम 630, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 3। अब कटेगा नहीं तो और को 9 ले आते हैं, ये 5 बार में कटेगा, तो 5 0 0, 5 3 15, हाथ में 1, 5 6 30 और 1 31, 3150। इसको काटेंगे तो याद रखना ये जो 9, ये 4, ये 0, ये 9 4, ये 9, ये 9, ये 5 हो जाएगा ना, 549 और 1 9, फिर तो 54 99, ये कितना बार में कटेगा, 8 बार में, तो 8 0 0। ठीक है, 8 ते 24 के 4 हाथ में बचा 2, 8 6 48, 49 50, 50 40, इसको घटा देंगे तो 459, 459 हो गया। 459 लास्ट से सफल बच रहा है, तो 459 99,999 में 459 घटा दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यार ये 04599, मतलब 99,540 हो जाएगा। 99,540 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार मिला था, तो 86वां संविधान संशोधन, बहुत ही शानदार ये अधिकार था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन कब तैयार ना, 2002। इसी के तहत जो है भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक है, और इसके तहत जो है सबसे पहले अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को रखकर इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में स्थान दे दिया गया था। ठीक है, इसे जो है ना फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया था शिक्षा के अधिकार को। यह संविधान संशोधन के द्वारा 51A और अनुच्छेद 45 में भी परिवर्तन किया गया था, ये हमेशा याद रखना। 51(1) में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, इसको जोड़ा गया था जो कि 11वां नंबर का था मौलिक कर्तव्य। 51A में जोड़ा गया था जो कि शिक्षा से संबंधित है, ये हमेशा याद रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था, तो याद रखना 2009 में, और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू पूर्णतः हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये सवाल, अगर इसको हम मान लेते हैं a² माइनस b², ये मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a प्लस बी, पहले इसको जोड़ देंगे तो a² यानी x², टोटल को a माने इसको, टोटल को a, तो x² हो जाएगा प्लस m² माइनस z², a² ये हो गया, a प्लस ये a हो गया, प्लस b कितना है, इसी साइड वाला दूसरे वाले को दो b, x² माइनस m² प्लस z², ये हो गया a प्लस बी। अब लिखेंगे a माइनस बी, तो बीच में गुना हो जाएगा a माइनस बी, इसी को फिर माइनस में खाली कर देना है, तो ये हो जाएगा फिर x² प्लस m² माइनस z²। ठीक है, और माइनस जब आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस x² माइनस m²। देखिए बहुत ही, एक थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा सारे खत्म हो जाएंगे, इसीलिए बहुत ही आज मतलब जहन में कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख कर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम a माने थे, इसको b माने थे, तो a² माइनस b² है ना, तो उसी का तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए यहाँ पर, अब सबसे पहले क्या करेंगे, x² लिखेंगे प्लस m² माइनस z²। ठीक है, प्लस x² ब्रैकेट हटा दे रहे, x² माइनस m² प्लस z², यहाँ तक सही है। ये एक ब्रैकेट में ले आते हैं,
अब दूसरा में लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स है, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस सब सारी चीज चेंज हो जाएंगे तो एम स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ कुछ कटेबल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस वाला और माइनस वाला ये वाला कट जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो ये एम स्क्वायर प्लस वाला माइनस वाला ये वाला कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जेड स्क्वायर ये भी कट जाएगा, बचा सिर्फ क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बच रहा है एगो एम स्क्वायर, यहाँ एगो एम स्क्वायर, ये भी बच रहा है ना, यानी 2m स्क्वायर, और यहाँ माइनस जेड स्क्वायर बच रहा है, वो ये माइनस जेड स्क्वायर, तो ये भी 2z स्क्वायर, तो प्लस इंटू यहाँ क्या बच रहा है, 2 को कॉमन ले लेंगे अगर मान के चलिए, तो 2m स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, यही तो बच रहा है, ठीक है, यही बच रहा है सिर्फ। तो ये इसको गुना कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4x स्क्वायर, और सिर्फ अंदर में क्या है, एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन अगर है तो सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। देखिए 4x स्क्वायर अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए अगला सवाल, ए बी सी किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कम कर दे रहा है, ठीक है। 30 प्रत्येक तीसरे दिन जो है बी और सी ए किसी कार्य की सहायता करता है, तो ए उस कार्य को कितना दिन में करेगा। सबसे पहले ए बी सी लिखते हैं, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में, ये 60 दिन में, टोटल का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ये कितना बार में करता है, 3 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में, मतलब टोटल काम कितना दिन में हो रहा है, 6 बार में, यानी टोटल 60 काम जो है आपका कितना बार में हो रहा है, तो याद रखना ये जो है 3 दिनों के दौरान, तो ये जो है आपका कितना दिन में हो रहा है, तो याद रखना ये जो है आपका 3 तिया 9, 3 2 5 और 1 6, तो ये 3 दिनों में किया गया कार्य, टोटल बोल रहा है कि 3 दिनों में किया गया, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता करेगा, यानी 3 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा, तो ये होगा पहला वाला 3 दिन करेगा, तो दूसरा वाला भी 3, तो तीसरा वाला 6 दिन कर लेगा, क्यों, क्योंकि ये पहला वाला उस टाइम जब शुरुआत किया था उस टाइम जो है तीसरा वाला साथ दिया था ए, ठीक है, तो तीसरा वाला 6 दिन में कर लेगा। टोटल का कितना यूनिट हो गया, 12 यूनिट, ठीक है। अब 12 यूनिट को टोटल यूनिट से भाग दे देंगे, 60/12 कितना हो गया 5। अब कौन करेगा लास्ट में, ए कितना दिन में कर रहा था, तो ए जो है ना 3 दिन में कर रहा था, देखिए 3 दिन में, तो 3 से गुना कर लेंगे तो 15 राइट आंसर हो जाएगा। 15 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 15, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, यहाँ से यहाँ ई वाला हम लोग निकाल लेते हैं, ई वाला, तो ये 120 और ये वाला दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, सामने वाला, तो इसको एक्स मान, इसको वाई मान लेते हैं, तो 120 प्लस वाई इजिकल टू 180 होती है, वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, एक्स इजिकल टू 60, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शन देखने के लिए गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शन देखने गए। प्रदर्शन में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई वृद्धि कितना हुआ। अच्छा, प्रदर्शन में कितना वृद्धि हुआ ये सवाल कर रहा है, तो शानदार सवाल किया है। सबसे पहले इसका अंतर कितना है, अंतर है मेरा 180, वृद्धि यानी हमेशा नीचे छोटी संख्या होगी, ये दोनों में छोटी संख्या क्यों ना 1500, परसेंटेज के लिए 100, ठीक है, तो 15 गुना 12 180, तो 12%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 10 अगस्त 2021 को मंगलवार था, तो 18 सितंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जबरदस्त सवाल किया है यहाँ पर, ठीक है। 10 अगस्त 2021 सालाना, साल एक ही है, ठीक है, साल एक ही है, तो 10 अगस्त से 18 सितंबर, अगस्त के बाद कितना दिन हो जा रहा है, तो कुल दिनों की संख्या हमको जोड़ना होगा।
कुल दिनों की संख्या में जोड़ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगस्त में 31 दिन होती है तो 10 अगस्त को छोड़ देंगे तो ये इधर कितना हो गया 21 दिन अगस्त। सितंबर में ऑड डे कितना होती है, सितंबर में होती है 30 दिन, यानी 7 चौक 28, 2 बचा तो सितंबर अक्टूबर 31 दिन हो जाएगा। नवंबर, अच्छा सितंबर में, सितंबर खोज रहा है तो 18 तारीख ही तक जाना है तो 18, 8, 9, 10, 11, अगस्त सितंबर ही बोल रहा है ना, अगस्त सितंबर, अगस्त मेरा 21 दिन बच गया था, 10 के बाद 21 दिन, उसके बाद सितंबर में कितना जाएगा, कितना हुआ 18 सितंबर, तो 18, तो 21 और 18 कितना हुआ 39, 39 को 7 से भाग देंगे, 7 बचे 35, और कितना शेष फल कितना बचा 4, तो 4 दिन बढ़ा देना है, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, ये हो गया शुक्र, शनि। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शनि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकट लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के आधार पर दर्शाता है। ठीक है, तो निकटतम बोला है मतलब हमको मिनिमम या राउंड फिगर ही मानना है। तो जैसे 68.27 है तो उसको 68 ही मानते हैं, माइनस 140 इसको मानते हैं, प्लस 9.99 इसको 10 मानते हैं, इनको 8 मानते हैं, तो 8 दाएँ 80 हो गया, प्लस 68 इसको जोड़ देंगे, 8 और 8 14, 148 और 140 घटा देंगे, कितना बच जा रहा है 8। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय बाल एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अभी नहीं आई है, ठीक है, किसके सहयोग से स्मृति जो स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो यार ये निमहंस के साथ मिलकर। नेक्स्ट आते हैं, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसका आधार 15 है और ऊंचाई संगत ऊंचाई 6 है। तो याद रखना ये जो है अगर आधार दे दिया है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होती है, क्या होती है आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना है 15, ऊंचाई कितना 6, तो 15 90, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2.5 एम्पियर और धारा 2 ओम है प्रतिरोध वाले चालक में होकर प्रवाहित सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। एक फॉर्मूला होती है V=IR, ठीक है, भी मेरा निकालने बोल रहा है, आई कितना है भी, आई मेरा है आपका 2.5 और आर यानी रेसिस्टेंस ये मेरा कितना है 2, तो इसको गुना कर देंगे तो 5, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 वोल्ट। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ज़बरदस्त सवाल किया है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया। 3a² प्लस 8ab प्लस 4b² इजिकल टू 0 का मूल ज्ञात करना है, मूल हमें निकालना है। सबसे पहले इसको हम लोग द्विघात समीकरण मान लेते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं 3, इसको हम लोग द्विघात समीकरण मान लेते हैं, तो इसी को हल करेंगे, 3a² x² प्लस, ठीक है, प्लस ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला गुना करेंगे, यानी 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12, 12 को तोड़ेंगे तो 12 को कितना कितना टूटेगा 6 और 2 में, तभी ना जोड़ेंगे तो 8 बीच वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6abx प्लस 2abx, ठीक है, प्लस 4b², यहाँ तक सही है। अब 3xa² प्लस x², इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, 3ax मैच कर रहा है या 6ax हो जाएगा, तो 3ax को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो बचा क्या फिर a गो x और a गो x बच गया था प्लस, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या बचा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ax निकाल दिए तो बचा क्या सिर्फ b, तो b, इसको और को लिख देना यहाँ पर, ax प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, a यहाँ निकल गया, x निकल गया, a और x निकल गया, तो बचा क्या 2b, तो प्लस 2b लिख देना, ये बाहर वाला a को लिखना, ये दोनों में से किसी को एक ही को लिखना, तो 3ax प्लस 2b, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इजिकल टू 0, a को निकल गया, 3ax बराबर माइनस 2b, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2b बटे a 3a हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2b बटे 3a ये वाला हो गया। उसके बाद ये दोनों जो निकाले थे ब्रैकेट वाला उसको एक निकालेंगे, ax प्लस 2b इजिकल टू 0,
तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2b। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -2b बटे ए, ये वाला दूसरा हो गया। ठीक है, तो 2b बटे 3a, 2b बटे 3a और एगो निकला -2b बटे ए। देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त। 2b है -a ये वाला हो गया और 2b -3a ये वाला हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 और 50 का तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती जैसे ही बोलेगा सबसे पहले 10 को 10 लिखेंगे, फिर 50 को 50 लिखेंगे। तृतीय जैसे ही बोलेगा उसी 50 को और लिख देना, ये सामने सामने वाला गुना कर देना, यानी 50 गुना 50। ठीक है, और ये लास्ट वाला से भाग दे देना है, 1 0 1 0 5 5 25 यानी 250। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तृतीय अनुपाती जहाँ बोलेगा इसको लास्ट वाला जो दूसरा नंबर है उसको और लिख देना है और वो दोनों को गुना कर देना, फर्स्ट वाले से भाग दे देना, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद जो 53 है वह संघ की सभी कार्यकारी शक्तियों में निहित है। तो कौन सी संघ कार्यकारी में, तो याद रखना राष्ट्रपति की। 53 जो है वह राष्ट्रपति की जो संघ के सभी कार्यकारी शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। ये तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 52 क्या बोलता है, अनुच्छेद 52 बोलेगा कि राष्ट्रपति जो प्रत्येक मतलब सम्मुख जो महामहिम देश का कोई एक राष्ट्रपति होना चाहिए, यानी प्रेसिडेंट के बारे में कौन बताता है, तो 52 बताता है, ये हमेशा याद रखना। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का टोटल कार्यभार किसके ऊपर रहता है और किसके नाम पर होता है, तो याद रखना है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के नाम पर ही और इसी के आधार पर होती है। ठीक है, याद रखना है इसी के आधार पर होती है। राष्ट्रपति को संघ के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी है, ये हमेशा याद रखना। अच्छा 75A, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 75A क्या बोलता है, इसके अनुसार बोला जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, 75(1) के तहत याद रखना है प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद, हाँ ये हाँ, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद, इसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसका भी जो नियुक्ति करेगा वो प्रधानमंत्री ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर होगी, लेकिन करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। ये सारे 75(1) में कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। पाई = 22/7 प्रयोग करते हुए एक अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना जिसकी लंबाई जो है, व्यास की लंबाई 21 है, यानी त्रिज्या हो जाएगा 21/2। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होती है, अर्ध परिमाप बराबर होती है, अर्ध परिमाप यानी इसका सूत्र होती है r + π+2, r × π+2 यही होती है। ठीक है, तो r मेरा कितना है 21/2। ठीक है, उसके बाद 22/7 इसका मान दे दिया और 2 का प्लस 2 का 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 7 दूनी 14 और 22 हो गया आपका 36/7 अंदर में इंटू 21/2 हो जाएगा। तो 7 तिया 21, ये 2 18 36, तो 18 तिया 54। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 15 को 24 कहा, 35 को 48, तो 63 को क्या बोलेंगे। देखिए 15 जो है ना 16 का स्क्वायर के आसपास है, 24 25 का आसपास है, 35 36 का आसपास है, 48 7 का स्क्वायर के आसपास है, 64 जो है 8 का स्क्वायर के आसपास है, तो फिक्स है 9 का स्क्वायर 80 81 80 के आसपास है, यानी एकों को सब में कम कर रहा है। स्क्वायर में 1 घटा दिया स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर में 1 कम हुआ, 5 का स्क्वायर में 1 कम हुआ, 6 का स्क्वायर में कम हुआ, 7 का स्क्वायर में कम हुआ, 8 का स्क्वायर में कम होगा, 9 का स्क्वायर में 1 कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल को लिखेंगे 27। रैकरिंग किसके ऊपर है, तो याद रखना ये रैकरिंग जो है किसके ऊपर नहीं है वो सवाल कर रहा है। ठीक है, रैकरिंग किसके ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है तो 2 घटा देंगे, बट रैकरिंग के गो के ऊपर है, एगो के ऊपर, तो एगो 9। रैकिंग के गो के ऊपर नहीं है, एगो तो नहीं है, उसके ऊपर एगो 0। ये हो गया 25/9, 25/90 हो जाएगा। तो 25/9 यानी 5 से काटेंगे, 5 5 5 18, मतलब 5/18 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। हाँ, उपरोक्त श्रेणी में ऐसे कितने विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है।
ठीक है, ठीक पहले भी एक सम संख्या, ठीक बाद भी एक सम संख्या, तो सबसे पहले ये वाला ही हो जाएगा एगो 5, उससे पहले 2 सम संख्या, बाद में 4, वो भी एक सम संख्या। उसके बाद कहाँ है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा। उसके बाद 3 के पहले तो हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 9 के पहले और बाद दोनों में सम संख्या, ये 7 भी हो जाएगा, 8 और 6। ठीक है, उसके बाद 2 7 और नहीं है तो क्या हो गया 4 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जब कोयले और पेट्रोलियम के अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो कौन से प्रदूषण हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। तो याद रखना ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब कोयला और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो प्रदूषणकारी हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलता है। बहुत ही ज़बरदस्त और हानिकारक है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला गैस है। ठीक है, याद रखना है, इसे CO से डिनोट करते हैं। यह कार्बन का ऑक्सीजन की तुलना में 300 ज़्यादा तीव्रता से 300 गुना ज़्यादा तीव्रता से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन वहन को क्षमता को घटा देता है। ये हमेशा याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमें ऑक्सीजन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर नसों में दौड़ती है। ठीक है, यही हीमोग्लोबिन को बाधक पहुंचाता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना गुना, 300 गुना ज़्यादा। इस गैस का प्रभाव मनुष्य के श्वसन क्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और याद रखना, इससे जो व्यावसायिक रूप से जल गैस और प्रोड्यूसर गैस का निर्माण भी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। यानी अगर हम दो क्रमागत x लेते हैं तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा x+1, यानी उसके बाद वाला, ये दोनों का होल स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा मेरा 31 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग हल करना है। तो बोल रहा है कि वह इन दोनों की संख्याओं में से छोटी संख्या क्या हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, x² प्लस a+b का होल स्क्वायर हो गया, यानी x² प्लस 2x प्लस b² यानी 1 इजिकल टू 313। ठीक है, चलिए ये x² 2x² प्लस 2x ठीक है, और ये 313 को इधर ही ले आते हैं तो 313 हो जाएगा, -1 घट जाएगा यानी 312 इजिकल टू 0। 2 से काट देते हैं, 2 2 और ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 छक 12, 156 इजिकल टू 0। ठीक है, मतलब ये मेरा द्विघात समीकरण निकला। तो 156 को कितना कितना टूटेगा, 12 में 13 में टूटेगा, बस यही राइट आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या 12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वही तो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ, पुलकित, आर्यन, माही, सोमी, विनय और जीनत नामक 6 मित्रों में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किया। आर्यन ने केवल 4 अन्य मित्रों से अंक कम लाया है। मतलब आर्यन जितना जगह पे लाया है ना, उससे पहले 4 गो मित्र इससे ज़्यादा लाया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सोमी ने माही से कम अंक लाया है। सोमी जो है माही से कम अंक, यानी सोमी को अगर कहीं बैठाएंगे तो माही से कम लाया है। उसके बाद बोल रहा है कि जीनत ने विनय से कम अंक लाया। जीनत जो है वह, जीनत को जहाँ बैठाएंगे विनय से कम लाया, यानी विनय ज़्यादा हो जाएगा। पुलकित ने आर्यन से अंक कम किए हैं, यानी पुलकित सबसे लास्ट में हो जाएगा तब। ठीक है, पुलकित सबसे लास्ट में हो जाएगा क्योंकि 5 ही आदमी है, नहीं 6 हो जाएगा, 6 बाद में हो जाएगा क्योंकि इसके आगे 4 गो, आर्यन के आगे 4 था तो इधर 2 6 टोटल। ठीक है, यहाँ तक सही है।
अब बोल रहा है सभी माही ने जीनत से अंक कम लाया, माही जो है ना जीनत से कम लाया, मानी ऐसे रहेगा तो फिक्स से माही ये यहाँ हो जाएगा, जे यहाँ हो जाएगा, माही यहाँ, और ये जो एस यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि सभी 6 मित्रों में से सबसे ज़्यादा अंक कौन लाया है, तो याद रखना ये जो है अंक सबसे ज़्यादा विनय लाया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए ए एम जो है ना बराबर है ए के बराबर, ठीक है, और ए से बड़ा है यू, यू बड़ा है जी से, बराबर भी है, और एल से बड़ा है जी, और एल के बराबर है डी। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, और एम से बड़ा है जेड, यानी एम के ऊपर में रहेगा जेड। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा सही कथन बता रहा है। सबसे पहले हमें ढूंढना है सही कथन क्या बोल रहा है। डी बड़ा है जी से, डी जो है ना बड़ा है जी से, कहाँ नीचे जा रहा है तो पहला गलत। ए बराबर है जी के, ए बराबर है जी के, तो ए बराबर है जी के कन्फर्म है नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो जी है ना यू के बराबर भी था, यानी जी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। यू बड़ा है एम से, यू बड़ा है एम से, ये कन्फर्म है, तो सी सही जा रहा है, ये कन्फर्म है। ठीक है ना, यू बराबर है एम से, एम से बड़ा है। ए बड़ा है जेड से, ए तो नीचे हो गया, जेड ऊपर हो गया, ये गलत भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रोपेन अणु 3 कार्बन परमाणुओं के सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, तो यह रखना ये टोटल 8 परमाणुओं की साझेदारी करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेन यानी एल्केन हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। एल्केन का सूत्र क्या होती है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, और याद रखना है एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। ठीक है, चलिए अच्छा प्रोपेन का कितना हो जाएगा, तो प्रोपेन का हो जाएगा CnH2n+2 यानी इथ प्रोप, यानी 3 नंबर, तो C3, और इसका जस्ट डबल से 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना यानी 6, और 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो कितना आ जा रहा है 8, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा धारा दर्ज की गई थी, तो किस मामले में यह जो गैल्वेनोमीटर की धारा दर्ज की गई थी, तो याद रखना यह जो है ना वह, अच्छा कंडीशन दिया, जब चुंबकीय क्षेत्र की कुंडली के पास स्थिर रहता हो, गलत, जब चुंबक को कुंडली की ओर पास ले जाता हो, सही है, जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर भी ले जाता हो, ये भी सही है। मैंने 2 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया, दोनों सही के आधार पर कुंडली संयोजित गैल्वेनोमीटर का दर्ज कराता है, जब पास कर रहा हो और या जब दूर कर रहा हो। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर सवाल, शक्ति की इकाई कौन सा नहीं है, तो याद रखना शक्ति की इकाई वाट होती है, अश्वशक्ति होती है, जूल सेकंड होती है, किलोवाट घंटा नहीं होती। किलोवाट घंटा तो ऊर्जा का सही मात्रक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल आते हैं, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं, तो यार ना अपशिष्ट उत्पाद जो है ना पत्ती, रसधानी और पुराने जाइलम, ये तीनों भागों में अपशिष्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सरल करना है 423 गुना 423, अच्छा इसको ए स्क्वायर मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर हो गया, इसको बी मान लेते तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, देखिए ए माइनस बी इधर नीचे हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होती है ना, तो लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी बटे ए माइनस बी, देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या ए प्लस बी। ए कितना माने थे 423 प्लस बी माने थे 325, तो 325 से जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 और 3 8, 2 और 2 4 और 7, तो 748, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 748। नेक्स्ट आते हैं, 13 को 17 फिर 19 फिर 23 फिर 29, तो फिर कितना हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, सब अभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि पहला तत्व प्रतीक है, पहला तत्व प्रतीक है नहीं, पहला गलत, यदि पहला तत्व विषम संख्या है, हाँ विषम तो है, अंतिम तत्व जो है सम संख्या, अंतिम तत्व सम संख्या नहीं, गलत, दूसरे और तीसरे तत्व को आपस में प्रतीक की संख्या, दूसरे तीसरे, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब कूट सही जा रहा है। कुछ किस आधार पर बताएंगे, अब ऑप्शन में हमें जाना है, तो उस आधार पर तीसरे तत्व को दूसरे तत्व की कूटविधि को संबंध बताना है, कूटविधि को जान, देखिए ऑप्शन ए सही जा रहा है, क्यों,
क्योंकि बी जो हो जाएगा आपका 5, बी का 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x9, ठीक है। ये वाला डैश का सी हो जाएगा, सी, पी हो जाएगा आपका 3। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही जा रहा है, ठीक है, सब मैच कर जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से क्या नमामि गंगे कार्यक्रम के लक्ष्यों में से एक है? कौन सा लक्ष्य जो है आपको एक दिख रहा है? तो याद रखना है, सबसे पहले गंगा नदी के जल को धार्मिक अनुष्ठान बनाना, ये एक नहीं है, पहला गलत बता रहा है। पीने के प्रयोजन के लिए गंगा नदी जल की आपूर्ति को वृद्धि करना, ये भी नहीं है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी में क्रूज यातायात शुरुआत करना, ये भी नहीं है। गंगा नदी को पुनर्जीवित करना, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी? तो यार ना 10 जून 2014 को नमामि गंगे कार्यक्रम शुरुआत हुई थी। ये एकदम जहन में याद रखना, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। सरकार इस परियोजना के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना, गंगा नदी को पुनर्जीवित करने का मुख्य उद्देश्य था। याद रखना है, पुनर्जीवित करना। इस योजना का कार्यक्रम जो है केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई थी। कब तैयार होना है? 10 जून 2014 को पुनर्जीवित करना मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आते हैं 66 नंबर, फरवरी 2022 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का क्या रैंक बताया गया था? तो 10वीं, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ए किसी कार्य को 32 दिन में, बी जो है ना ए से 60% अधिक कार्यशील कर रहा है। यानी अगर हम ए यहाँ लिखते हैं, बी यहाँ लिखते हैं, अगर 60% अधिक कर रहा है तो क्षमता, तो याद रखना ये जो है ना 60%, बी जो है ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। बी ए से अधिक 60% अधिक कर रहा है, तो याद रखना अगर इसको 100 मानेंगे तो ये हो जाएगा 160, 1 0 कट गया, इसको आधा काटेंगे तो 5, इसको आधा करेंगे तो 8, ठीक है। ये क्या हो गया? क्षमता, ठीक है। अब कार्य बराबर क्या होती है? क्षमता गुना समय, यही तो होती है, क्षमता गुना समय। क्षमता मेरा कितना है? ए के द्वारा किया गया कार्य 5, ठीक है, और समय कितना है? टोटल 32 दिन में कर दे रहा है। कितना हो गया? 10 5 15 16, 160 यूनिट काम कर दे रहा है ए। अब बी द्वारा कितना दिन में करेगा? तो बी कितना दिन में करेगा? वही 160 को, बी का क्षमता कितना था? 8 से भाग देंगे, 20 दिन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल, सभी कैंडी खरबूजे हैं, सभी जैसे ये टोटल कर देंगे, सभी कैंडी खरबूजे हैं, ठीक है। सभी बिस्किट खरबूजे हैं, सभी बिस्किट जो है आपका खरबूजे हैं, सभी बिस्किट को भी घेर देना है, लेकिन कैंडी से नहीं मिला है, याद रखना। सभी बिस्किट खरबूजे हैं, सभी केक बिस्किट है, सभी केक यहाँ आ जाएगा अंदर, ठीक है, सभी केक बिस्किट है। अब क्या बोल रहा है कि सभी केक खरबूजे, सभी केक खरबूजे हैं, बिल्कुल सही, पहला सही है। कुछ कैंडी बिस्किट से मैच नहीं किया था, ये जिक्र बिल्कुल नहीं है, तो दूसरा गलत। कुछ कैंडी बिस्किट भी है, कुछ कैंडी बिस्किट नहीं भी है। अच्छा, कुछ कैंडी बिस्किट है, दूसरा बोल रहा है, कुछ कैंडी की बिस्किट नहीं है, तीसरा में बोल रहा है। तो कौन वाला सही हो जाएगा? तो या तो दो, एक तो कंफर्म है और दूसरा या तो तीसरा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, एक निष्कर्ष है और या तो दूसरा या तीसरा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दो बल्ब ए और बी 3 वोल्ट स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो याद रखना 3 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में, अगर यदि बल्ब ए बी के प्रतिरोध का अनुपात 1:3 है, यानी P इक्वल टू होती है 1/R। तो पी बी मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा RB/RA। इसका मान दिया है 3/A, 1/3, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1960 के हस्तांतरित सिंधु जल समझौता, ये अभी न्यूज़ में था। विनिमय के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली में प्रवाहित कुल जल का केवल
कितना प्रतिशत उपयोग कर पाएगा, तो यार ना मात्र 20%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1960 में क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता, क्योंकि अभी हाल ही में या न्यूज़ में भी थे, तो सवाल यहाँ से बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी के अंतर्गत कहा गया था कि सिंधु, झेलम और चेनाब, याद रखना सिंधु प्लस झेलम और चेनाब, ये 3 नदी का 80% जो पानी है ना वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और मात्र 20% पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा। ये 1960 के सिंधु जल समझौता था। बाद में जो सतलज, ब्यास और रावी, ये 3 जो नदी है इसका 80% भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है सिंधु जल नदी, जो सिंधु नदी किधर, इधर है ना, उसका जो 20% मात्र ही इंडिया इसका इस्तेमाल करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को 420 रुपए में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, सिंधु जल समझौता किसके सहयोग से हुआ था, ये बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछा जाता है। अभी जहन में याद आ गया इसीलिए बता दे रहे हैं। सिंधु जल समझौता जो है वह दुनिया के मतलब किसके एक संगठन के द्वारा किया गया था, ये अगर ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो याद रखना विश्व बैंक की अध्यक्षता में, यानी विश्व बैंक की मध्यस्थता में, ठीक है, मध्यस्थता में सन 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच जो डिस्प्यूट था सिंधु जल समझौता, विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह शुरुआत हुई थी, यानी यही समाप्त हुई थी। यह जो है वह मतलब समझौता हुई थी, जल समझौता। ठीक है, याद रखना विश्व बैंक, बहुत ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जाता है, इसीलिए जहन में याद आ गया तो बता दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा और भी सवाल पूछा जाता था कि पाकिस्तान के जो प्रमुख वो कौन थे और इंडिया में प्रमुख कौन थे। तो यार ना पाकिस्तान के अयूब खान राष्ट्रपति थे। कौन, पाकिस्तान के अयूब खान इस वक्त, ठीक है, तत्कालीन। और भारत में कौन था, तो यार ना भारत के कौन थे, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीजे नेहरू। ठीक है, ये दोनों के बीच में मध्यस्थता हुई थी। कहाँ पर हुई थी यह हस्ताक्षर, ये भी सवाल पूछा जाता है, यार ना रावलपिंडी। ठीक है, अच्छा, ये लागू कब हुआ था, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता था। यार ना 12 जनवरी 1961 को लागू हुआ था। 12 जनवरी 1961 को यह लागू हुआ था। 1960 का जो है यह समझौता हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, 12 जनवरी 1961 को, ये हमेशा याद रखना। और एक चीज़ हम क्या क्या बताएं, सबसे पहले सिंधु जल समझौता 80%, 20%, वो भी हम लोग देख लिए। विश्व बैंक की मध्यस्थता के आधार पर हुई, रावलपिंडी में हस्ताक्षर हुए थे भारत की ओर से, इसके पंडित नेहरू जी और अयूब खान पाकिस्तान की ओर से। 12 जनवरी 1961 को लागू हो गया था। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं के कुल 420 रुपए में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य, अगर मान के चलते हैं हम कुछ क्रय मूल्य x मान लेते हैं, ठीक है, तो 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। यहां तक सही है। अच्छा, हानि कितना हो जा रहा है, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर ही हानि हो रही है, मतलब 7x ही हानि हो रही है। ठीक है, यहां तक सही है। विक्रय मूल्य क्या था, तो अगर मान के चलो अगर हम क्रय मूल्य x लेंगे तो 12 वस्तुओं के बराबर हो जाएगा मतलब क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 12x माइनस 7x, ये हो जाएगा ना। विक्रय मूल्य बराबर 12x, जो वस्तुओं को जो खरीदा उसी को जो घटा हुआ उसी से बेच देंगे तो मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, घटा देंगे तो 12x माइनस 7x, मेरा कितना में कुल में बेचे थे, 420 रुपये में, तो बराबर 420 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 5x बराबर 420, तो 5 से इसको काट देंगे, 5 8 40, 5 20, यानी x इक्वल टू कितना निकला, 84 रुपया। देखिए 84, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, कथन और कारण तर्क के आधार पर दिया है, बहुत ही जबरदस्त, पढ़ लेते हैं। कथन दिया है कि घरेलू बाजारों में बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने अगले 4 सप्ताह के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, घरेलू जो बाजार हैं उसमें गेहूं जो है ना उसके निर्यात में रोक लगा दिया। क्यों, क्योंकि उसके दाम बढ़ रहे थे। ठीक है, तर्क क्या दिया, तर्क यहाँ पर बोल रहा है
देश के विभिन्न हिस्सों पर बाढ़ के कारण इस मौसम की गेहूं की फसल के उत्पादन में तीव्र गिरावट आई है। तो ये हो सकता है। गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप मौजूदा अनुबंधों को पूरा न होने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी जुर्माना लगेगा। ये जिक्र नहीं हुआ है, इसका जिक्र नहीं है, मतलब दो गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, दो कथन नहीं है, कथन एक समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। देखिए कोई भी चीज़ का दाम अगर बढ़ रहा है यानी उसमें कुछ आपदाएं विपदाएं हुई होगी, इसीलिए दाम बढ़ती है। ठीक है, तो पहला इसीलिए सही बता रहा था। 6 पुरुष 8 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में, तो 6 पुरुष मैन 8 वीमेन एक कार्य को 14 दिन में करता है, बराबर 8 पुरुष 8 मैन 12 वीमेन 10 दिन में करता है। ठीक है, इसको तो ये हो गया 14 छक 84 एम। ठीक है, 14 छक 84 एम हो जाएगा। उसके बाद 14 8 8 चौक 32 112 डब्ल्यू इजिकल टू 80 एम प्लस 120 डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू एक साथ, एम एक साथ, तो 84 एम माइनस हो जाएगा 80 एम क्योंकि उधर प्लस में है, 120 डब्ल्यू माइनस हो जाएगा 112 डब्ल्यू, यानी कितना बचा 8 डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 4 एम बराबर 8 डब्ल्यू। ठीक है, ये बोल रहा है यानी 4 मैन पुरुष है तो 8 क्या है होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। ये जवाब सही दे रहा है, मतलब 1 पुरुष बराबर 2 महिला, ये बोल रहा है। ठीक है, 1 पुरुष बराबर 2 महिला, ये क्षमता के आधार पर दिया है। अब इसी को अगर हम लोग निकालेंगे तो कुल कार्य कितना हो रहे थे, तो कुल कार्य हम लोग निकालेंगे तो 6 पुरुष, यानी अगर 6 पुरुष निकालेंगे तो 6, ठीक है, और यहाँ 8 महिलाएं, तो महिला हो जाएगा 1 क्षमता के आधार पर, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा तो पुरुष हो जाएगा 2। ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और यह टोटल कितना दिन में कर रहा था, तो 14 दिन में। ये पहला वाला निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 8 का 8 यानी 20 और 14 दूनी 28 यानी 280 यूनिट टोटल हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है 1 पुरुष कितना दिन में कर रहा है। 1 पुरुष जो है, 1 पुरुष कितना दिन में, इसका क्षमता था 2, 2 गुना के बराबर, तो 2 से भाग दे देंगे 140। ऑप्शन नंबर डी देखिए बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा, 140 दिन में कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बच्चों पर होने वाले सभी प्रकार की हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण की रोकथाम करने और उनसे सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बच्चों के लिए राज्य नीति 2021 जारी किया था। किसके द्वारा यह जारी हुई थी, तो यार तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, बी के बाद क्या लिखें। बी के बाद क्या लिखें, सबसे शुरुआत में डी है तो डी ही लिख देंगे, ऑप्शन में सब में डी है तो डी। बी सी डी यानी 2, डी ई एफ जी यानी 3 जोड़ा, जी एच आई जे यानी 4 जोड़ा, जे के 4 जोड़ा, उसके बाद के एल एम फिर 2 जोड़ा, अच्छा फिर रिपीट हो रहा है तो फिर 3 जोड़ेंगे, एम एन ओ पी तो पी हो जाएगा, यानी यहाँ पी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 जुटेगा, फिर पी क्यू आर एस टी, हाँ फिर 4 जुड़ेगा, फिर इसको रिपीट करेंगे, फिर 2 जुड़ेगा, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, हाँ वाई है जाए। ठीक है, डी पी वाई कहाँ है, 2 को में है, और आगे जाते हैं, सी डी ई 2 जुड़ेगा, ई एफ जी एच हो जाएगा, यहाँ पर 3 जुड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जनवरी 2022 में पंजाब और महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक में किस बैंक का विलय हो गया था। तो कोऑपरेटिव बैंक में किस बैंक का विलय होता है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। जबरदस्त सवाल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है
वह किसके द्वारा की गई थी? तो यार ना माइकल फेराडे 1830। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फेराडे के द्वारा सन 1830 में इसकी खोज की गई थी। जोसेफ हेनरी ने यह सिद्ध कर दिया था कि वह चुंबकीय प्रेट जो है बंद कुंडलियों की विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ये हमेशा याद रखना, माइकल फेराडे। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे? यानी अम्ल और क्षार को जोड़ देंगे तो उत्पाद में क्या निकलेगा? लवण प्लस जल। इसी को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल है। क्षार और अम्ल जोड़ देंगे तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये एक लवण है, और H2O ये एक जल है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ उदासीनीकरण अभिक्रिया का सही दर्शा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 15 जून 2022 तक इनमें से कौन से ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थे? कौन थे? तो याद रखना ये जो है गिरिराज सिंह, ऑप्शन नंबर सी वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कितने राजमिस्त्री दर्जी भी हैं? कितने राजमिस्त्री दर्जी भी हैं? तो कितने राजमिस्त्री जो है आपका दर्जी भी है? तो सबसे पहले देखिए ये 32 जो है वह दोनों राजमिस्त्री भी है दर्जी भी है। 13 भी राजमिस्त्री भी है दर्जी भी है और बढ़ई भी है, लेकिन जिक्र नहीं किया। वो बोल देता कि बढ़ई नहीं भी है तो 13 को नहीं लेते, तो दोनों को लेना पड़ेगा। ये 13 और 32 राजमिस्त्री भी है दर्जी भी है, दोनों को जोड़ देंगे 45। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 2021 में अपना NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन संग्रह जारी करने वाला भारत का पहला फिल्म स्टार बन गया था? तो यार ना अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं और ज़बरदस्त सवाल। चलिए पाई चार्ट का सवाल, पाई चार्ट से एक सवाल डेफिनेटली रहेगी, ये हमेशा याद रखना, 82 का। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि यदि 2015 से 2019 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान जीत ने औसतन 40 इकाई बेच दी, यानी 5 वर्ष में 40 इकाई, यानी 5 सालों में 40 इकाई, तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 इकाई, यानी 200 इकाई टोटल हो जाएगा 2015 से 2019 तक। ठीक है, अब यहाँ 19 तक तो जिक्र नहीं किया है, 17वें तक किया है, तो आगे बढ़ते हैं। यदि अगले 2 वर्षों अर्थात 18 और 19 में जीत की गई इकाइयों का संख्या बिल्कुल समान है, यानी 18 और 19 दोनों समान रहेगा। उसने 2018 में कितनी इकाइयाँ बेच दी थी? 2018 में कितनी इकाइयाँ बेच दी थी? चलिए 2018 का जिक्र ही नहीं किया, 19 का भी नहीं किया है, तो 18 19 दोनों समान है, तो ये 300 हम लोग को निकालना है। ये तीनों 15 16 17 दे दिया। अब सबसे पहले क्या करना है, 2015 से 17 के दौरान कितना हुआ है? तो 2015 से 17 के कितना जुड़ा है? तो याद रखना जीत कितना हुआ है? 35 40 और 55। 35 40 और 55 कितना हो गया? 130। ठीक है, 130 हो गया। अब 130 को अगर हम टोटल से घटा देंगे, यानी टोटल कितना था 2019 तक? 2015 से 2019 तक 200 था, 200 था ना। 2015 से 17 तक 130 था, तो 18 19 निकल जाएगा, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। ये तो मेरा कितना निकला? सिर्फ 2018 19 में निकला। अब बोल रहा था कि 2018 19 दोनों समान था, तो दोनों समान यानी दोनों बराबर हो जाएगा, तो 2 से भाग दे सकते हैं, तो याद रखना ये 35 35 हो जाएगा। तो 35 35 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करना बहुत ही शानदार बेसिक सवाल यहाँ से समझ में आया होगा। चलिए 83 नंबर सवाल, अगस्त 2021 में जाइडस कैडिला को किस वैक्सीन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए मंजूरी दे दी गई थी? तो यार ना जाइकोव डी क्यों मिला था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सरल कीजिए। देखिए ये इसको ए मानते हैं, ए स्क्वायर माइनस इसको बी मानते हैं, यानी बी स्क्वायर, 2 को लिखा माइनस ए माइनस बी, बस एगो सवाल ये तो हो चुका था। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फुल फॉर्म क्या होती है? ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, बटे ए माइनस बी, ये कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 4.32 और 2.64, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 6, मतलब 6 96। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, जब किसी टीवी के विक्रय मूल्य 18,700 रुपये होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है, यानी 85% बराबर 18,700। तो 15% लाभ कमाने के लिए उस टीवी को विक्रय मूल्य कितना रखना पड़ेगा? देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल यहाँ किया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो 15%
जो हानि है उसके आधार पर 18,700, यानी 15% हानि यानी 85% बराबर होती है 18,700। तो 15% लाभ यानी 115, लाभ यानी 100 जुटेगा बराबर वाट। पानी पी लेते थोड़ा। तो ये 115 ऊपर जाएगा तो ऊपर में चल जाएगा, इधर गुना में 115 और 85 इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को बढ़ा देंगे तो 50, 5 17 बार में, ये 5 23 बार में। ठीक है, अब 18,000, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 2 को 0, ये कट गया 1100 में। 23 गुना 11 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 23 गुना 11 हो जाएगा मेरा, 23 गुना 11 हो जाएगा 2 5 3 और 2 को 0, यानी 25,300 हो जाएगा। 25,300 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 25,300, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं BTE को 11 लिखा, इसको इतना लिखा, पेन 9 लिखा, RCP को 80 लिखा। तो GMT को 12 निम्नलिखित में से किस संबोधन को दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए BCTE 11 को इतना लिखा, B के बाद CD, TUV, EFG, ये सही किया था। BCD दो को सब में जोड़ा, P के बाद R आया तो PQR, A के बाद C यानी ABC। उसी पर अगर G को क्या लिखेंगे तो GHI हो जाएगा, MNOIO हो जाएगा, TUV हो जाएगा। और उसके बाद 11 को 120 बनाया, यानी 11 का स्क्वायर 121 और 1 घटा दिया, 9 का स्क्वायर 81 यानी 1 घटा दिया 80, तो 12 का स्क्वायर 144, तो 1 घटाएंगे तो 143 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों पड़ती है। पौधों की ऊर्जा का आवश्यकता जो है कम क्यों पड़ती है, तो याद रखना ये जो है ना, क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाए जाते हैं। बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल आते हैं, QWERT और Y एक ही इमारत में 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, इमारत में सबसे नीचे मंजिल का क्रमांक 1 है, यानी 7 मंजिल है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 मंजिला है, सारे जो है एक दूसरे के ऊपर रह रहे हैं। सबसे ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, अच्छा एक के ऊपर 2 है, अच्छा ठीक सॉरी। इसी तरह आगे बढ़ते गया 7 तक गया, टी जो है ना 7वीं मंजिल पर, यानी टी को यहाँ लिखेंगे, कोई दो राह नहीं है। और डब्लू पहली मंजिल पर स्थित है, यानी सबसे नीचे कौन है, डब्लू। ठीक है, क्यू ई और आर के बीच वाले मंजिल में रह रहा है, यानी क्यू को अगर कहीं लिखेंगे तो ई और आर के बीच में है। ठीक है, ई के ठीक ऊपर मंजिल खाली है, यानी ई के ऊपर वाले मंजिल जो है ना खाली है, कोई नहीं वहां पर है। आर और डब्लू के बीच में वाई रहता है, आर और डब्लू, यानी ये डब्लू है ना, तो आर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आर और डब्लू के बीच में कौन रहता है, वाई। ठीक है, वाई, तो फिर से ये चारों यहाँ बैठ जाएगा। आर के ऊपर क्यू, तो यहाँ क्यू लिखेंगे, फिर ई, तो छठा वाला खाली है। ठीक है, अब बोल रहा है क्यू किस मंजिल पर है, चौथे मंजिल पर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चौथे नंबर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उपरोक्त श्रृंखला जो है बाएं सिरे से 7वें स्थान और बाएं सिरे से 6ठे स्थान के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल। बाएं से छठा और 7वां कौन कौन हो जाएगा, एगो छठा 1 2 3 4 5 6 आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। उसके बाद 7वां आई हो जाएगा। तो आई और आर के बीच में कितना अक्षर है, तो आई JKLMNOPQR, ये आर हो जाएगा। तो कहता हूँ कि 4 4 8, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तत्वों के रासायनिक गुणों के अध्ययन के लिए मेंडलीव ने किन दो तत्वों के बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था, तो यार ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 पुरुष
12 महिला एक काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, उसी प्रकार 6 पुरुष मैन 8 विमेन एक काम को 14 दिन में करता है। ठीक है, तो एक महिला अकेले बनाने में कितना, सबसे पहले इसको गुना कर देंगे 8 दाएं 80 एम, और ये एम को इधर लेंगे तो 14 चौक 56 एम, नहीं 14 चौक 56 होती, तो 14 6 चौक 24, 14 छक 84 एम होती है ना, तो माइनस इधर 84 एम हो जाएगा। ये खाली अंतर लेना है। उसके बाद इधर गुना होगा डब्लू वाला, तो 120 डब्लू इधर ले आएंगे, और ये हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 112, यानी 14 8 112 डब्लू, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना है 4 एम बराबर, देखिए माइनस नहीं है क्योंकि 84 पहले लिखना पड़ता, 80 बाद में। 4 एम बराबर 8 डब्लू, यानी 1 एम बराबर कितना हो गया 2 डब्लू, यानी एक पुरुष बराबर 2 महिला काम कर दे रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ देखने तो टोटल यूनिट, टोटल काम कितना हो जा रहा है। टोटल काम 8 पुरुष 12 महिला 10 दिन में कर रहा है, इसी को हम लोग बनाते हैं। तो 8 पुरुष, 8 को 8 लिखते हैं। ठीक है, 8 पुरुष है, महिला अगर बनाएंगे तो महिला कितना दिन में 2 होना चाहिए, प्लस 12 महिला यानी 12 लिखेंगे, और महिला कितना हो जाएगा पुरुष के मुकाबले 1। ठीक है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये सारे जो है कितना दिन में 10 दिन में कर रहा है। 8 दूनी 16 और 12 कम 12, 12 और 16 कितना हो गया, 12 और 16 28, और एगो जीरो यानी 280, 280 यूनिट हो जा रहा है। अब कौन करेगा, महिला अकेले। महिला अकेले कितना देर में कर रहा था, एक ही महिला कर रही थी, तो महिला अकेले अगर कर रही है तो 280/1 राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 280 ही राइट आंसर हो जाएगा, 280 दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 92 नंबर सवाल। चलिए, और 8 सवाल बचा हुआ है। वायु में संचरित एक प्रकाश किरण पर एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, कौन सा कथन सही जा रहा है, कौन सा कथन जो आपका सही जा रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होती है, बिल्कुल सही। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होती है, ये भी सही है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, ये भी सही है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि चतुर्भुज एबीसीडी में बीसीडी का मान दे दिया है, अगर मान के चलो कोई एक चतुर्भुज दे दिया गया है, इसका मान दे दिया 2x, इसका मान 3x, इसका मान 5x, इसका मान 6x। ठीक है, सबका अनुपात दे दिया चतुर्भुज का। यह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, ये सवाल कर रहा है। अच्छा, सबको जोड़ने से कितना आना चाहिए, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360, यानी सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 5 11 12 13 14 15 16, यानी 16x बराबर हो जाएगा मेरा 360 डिग्री। टोटल को जोड़ने 360 डिग्री। अब एक यूनिट यानी x बराबर कितना होगा 360/16। ठीक है, अब काट देते हैं, तो याद रखना ये हाँ 8 से काटते हैं, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 दूनी 16, यानी 45/2 काट दे रहे हैं। ठीक है, x बराबर कितना निकला 45/2। अगर इस x की जगह 45/2 बैठाएंगे तो 2 2 कट जाएगा, मतलब इसका मान 45 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मान के चलो इसका मान बैठाएंगे 45/2, तो 45/2 यानी 5 × 45/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 45, तो ये इसको गुना करेंगे 5 5 25, 2 बचा 5 20 2 22, 225/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 112.5। ठीक है, तो 112.5 हो जाएगा।
अच्छा हम उल्टा बैठा है, 2 3 5 7, 2 3 ये 5 यहाँ होगा, ये यहाँ 6 होगा, ये 112 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, पॉइंट 5। ठीक है, ये अब 6 निकालेंगे तो 6 से गुना करेंगे, 45/2, 6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 9 तिया 27, 270/2 तो 135, ये 135 हो जाएगा। देखिए 135 को जोड़ेंगे और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, यानी अगर एक साइड वाला दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री हो रहा है तो दूसरा साइड वाला दोनों 180 भी हो जाएगा। तो फिक्स ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 225 से 221 आ गया, मतलब कितना घट रहा है, 4 घट रहा है। 221 से 214 कितना घट रहा है, 7 घट रहा है। 214 से 201 यानी 13 घट रहा है। उसके बाद 25 घट रहा है। ठीक है, इसमें क्या जो ऑप्शन में मैच कर रहा है नहीं पता, देखते हैं। चार दूनी 8 और 1 घटा है 7, 7 दूनी 14 और 1 13, 13 दूनी 26 और 1 25, 25 दूनी 50 और 1 49, यानी 49 जो है आपका इसमें घटा देंगे, यानी कि इसमें 176 में। तो 176 में अगर 49 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 127। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए इसका मान निकालना। सबसे पहले ये दोनों को काट देना, 1 ये गुना कर देंगे 144 प्लस 12, 144 और 12 कितना होता है 156, और 1 घटा देंगे तो 155। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक निश्चित कूट भाषा मार्क्स को इतना कहा, क्लोज को इतना कहा, ड्राइव को क्या बोलेंगे। देखिए MNOPQ 4 जुड़ रहा है, ABCDE 4 जुड़ रहा है, RSTUV 4 जुड़ रहा है, KLMNO 4 जुड़ रहा है, STUVW 4 जुड़ रहा है। तो ड्राइव में 4 जोड़ देंगे। D ABCD EFGH 4 जुड़ H होगा, RSTUV IJKLM VWXYZ EFGHI ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समर्थक 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 84, यानी अच्छा दोनों को लघुत्तम समर्थक बोल रहा है ना, लघुत्तम समर्थक में गुना होगा तो ये हो जाएगा मेरा 6x, 3 दूनी 6x हो जाएगा इजिकल टू 84। तो 6 से काट देंगे, कितना बार में, तो x इक्वल टू 14 हो गया, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का योग, तो कितना हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा है। तो यार ना मोटापा, शारीरिक परिवर्तन यौन विकास का एक जो है हिस्सा कौन सा नहीं है, तो मोटापा नहीं हो जाएगा। आवाज़ में बदलाव सही है, मासिक धर्म जाना, मुहासे आना, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोटापा नहीं है। KLMNOP प्रत्येक परीक्षा में सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह रविवार को समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन चलता है। ठीक है, सोमवार से शुक्रवार या शुक्रवार, सोमवार से शनिवार, सॉरी रविवार, तो सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। मंडे और रवि, सैटरडे, संडे। अब बोल रहा है कि शुक्रवार और शनिवार को कोई परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी, यानी शुक्रवार को नील गया, शनिवार को भी नील गया। अकेले 2 व्यक्तियों ने परीक्षा N और M के बीच किया था। N जहाँ भी रखेंगे, M जहाँ भी रखेंगे उसके बीच में 2 आदमी परीक्षा दे रहा है। N जो है L के बीच में केवल एक व्यक्ति है, यानी L यहाँ बैठाएंगे तब ना यहाँ पर कोई हो जाएगा। P परीक्षा के रविवार को दिया था तो यहाँ फिक्स है K दिया था। ठीक है, अब यहाँ सवाल क्या कर रहा है, सवाल बोल रहा है कि किसकी परीक्षा सोमवार को हुई थी, तो सोमवार को किसने दिया था, N ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
चलिए आज के इस 13वां लेक्चर का अंतिम सवाल। उदासीनीकरण अभिक्रिया अभिकारकों का अनुमान लगाए जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल हो जाएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम ऑक्साइड, हाँ पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। लिथियम ऑक्साइड को अगर जोड़ेंगे जैसे LiOH, इसको जोड़ेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में, कितना हो जाएगा लिथियम सल्फेट और H2O। ठीक है, यही तो बोल रहा था, लिथियम सल्फेट हमको और जल निकालना है, तो ये ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। ये सारे जो है PDF के रूप में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर वहाँ टेलीग्राम में नहीं गए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। यहाँ आज मेरा 13वां लेक्चर था, इससे टोटल इसमें 30 लेक्चर है। अभी बहुत सारे लेक्चर जो है समाप्त करने वाले हैं और सारे किताब को ऐसे ही विश्लेषण यानी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, तो क्योंकि हम फिर ऐसे ही हमेशा मेरा मिलाप और फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, जय हिंद।